बच्चों, हम ये प्रश्न बैंक जो 21-22 कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान कर रहे थे। मैं पहले भी 5 वीडियो बना चुकी हूँ उसके ऊपर। आज हम जो आखिरी इतिहास का पाठ रह गया है, ये आपका मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया है ना। इसमें ब्लूप्रिंट देखें अपन तो वस्तुनिष्ठ आएगा 2, लघुत्तरी 2 नंबर का 1 और अति लघुत्तरी नहीं आएंगे 3 नंबर के और 4 नंबर के भी नहीं आएंगे, है ना। तो 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तो वो 4 नंबर आपके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। जापान में 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? उस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? नंबर 2 प्रश्न, तो चीन में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर इसका जेम्स ऑगस्टस हिस्की। प्रश्न नंबर 4, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 5, मार्टिन लूथर कौन थे? ये एक धर्म सुधारक थे। प्रश्न नंबर 6, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जयदेव की है गीत गोविंद, है ना। अब हम आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें है पहला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1875 ईस्वी में। दूसरा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जयदेव, जेम्स ऑगस्टस हिस्की या राजा राम मोहन राय ने? ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। तीसरा, चांद सूरज की गति। चांद सूरज की गति, मैं कविता नहीं पढ़ रही हूँ, प्रश्न पढ़ रही हूँ, ये प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देता है। कौन देता है? हमारा पंचांग। कौन देता है? पंचांग देता है। फिर इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहते थे? काजी, उल्मा, इमाम या खलीफा। तो क्या बोलते थे? इमाम। एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता था? चैपमैन। क्या कहा जाता था? चैपमैन। आमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने। किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, ये किसने लिखा? ये लिखा है इरैस्मस ने। देखो इनकी जो स्पेलिंग है हिंदी में लिखा हुआ जो है, कभी ये वन वर्ड में आ जाए एक वाक्य में तो इनको ठीक से लिखना। फिर आपके आएंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इंग्लैंड में एक पैसिया या पैनी चेक बुक्स बेचने वाले को क्या कहते थे? चैपमैन कहा जाता था। गुटेनबर्ग ने 1498 ईस्वी में अपने प्रिंटिंग मशीन में क्या शुरू किया नामक पहली पुस्तक छापी? बाइबिल। कौन सी पुस्तक छापी? बाइबिल।
छपाई के लिए कंपोज करने वाला डैश डैश कहलाता था। क्या कहलाता था? कंपोजिटर। क्या कहलाता था? कंपोजिटर। प्रश्न 4, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीक लेकर डैश डैश आए। कहाँ आए? जापान। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलम। बेलम कहते हैं। नंबर 6, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में डैश डैश से प्रकाशित किया गया। कैसे प्रकाशित किया गया? कोलकाता से। ये आपके इतने हो गए हैं। इसमें से कोई बड़ा आंसर नहीं आ रहा है। फिर आपके ये सत्य असत्य हैं। पांडुलिपि या बहुत सस्ती होती थी। पांडुलिपियाँ बहुत सस्ती होती थी। ये या बहुत दूर छप गया है। पांडुलिपियाँ बहुत सस्ती होती थी। गलत है, ये असत्य है ना? ये क्या है? असत्य है। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे। ये भी असत्य है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। ये सत्य है। अभी मार्टिन लूथर किंग के बारे में ऊपर भी आया था कि वो कौन है, तो सामाजिक सुधारक, धर्म सुधारक, प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंध उनका था। कभी प्रश्न अगर ऐसा आए कि मार्टिन लूथर किंग किस धर्म से जुड़े हुए थे, तो क्या बोलेंगे आप? प्रोटेस्टेंट। इनके धर्म में भी 2-3 धर्म की शाखाएं हैं, तो आपको बोलना है प्रोटेस्टेंट धर्म। नंबर 4, गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। सत्य है ये। प्रश्न 5, 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। सही है ये है सत्य। अब आपका जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो करेंगे हम। पहला है, पांडुलिपियाँ क्या थी? पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? उत्तर, पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं तथा काफ़ी महंगी थीं। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उनका प्रचार सीमित था। मतलब वो पसंद नहीं आई। जैसे मान लो आपको भी कोई बुक दिलवाई जाती है और उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप बोलोगे अरे इनकी तो किताबें अच्छी नहीं है ना? और वो सही बात है। पांडुलिपियाँ काय पे लिखी जाती थी? पत्ते पर, ताड़ के पत्ते पर, या कागज़ से बने हुए, हाथ से बना हुआ कागज़। हाथ से बना हुआ कागज़ आज भी आता है, हैंडमेड पेज आज भी आता है और बहुत महंगा आता है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं उनको पता है। प्रश्न नंबर 3, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता, इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुगढ़ चित्रकारी की थी। और दूसरी, नंबर 2, कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थीं, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। ये इनकी 2 विशेषताएं पूछी थी। ये 2 विशेषताएं हो गई। मैम, पंचांग किसे कहते हैं? आपका ये अगला क्वेश्चन है। उत्तर, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। ये पंचांग कैलेंडर जो होता है वो आप लोगों के घरों में भी होता है। देखना आप, मम्मी से पूछना।
प्रश्न 5, कंपोजिटर क्या है? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। छपाई के लिए, है ना। प्रश्न नंबर 6, गैली से क्या अभिप्राय है? गैली वह धातुई फ्रेम है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, उलमा से क्या आशय है? इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहते हैं। ये मुस्लिम कल्चर की बात हो रही है। मुसलमान में जो रहते हैं उनको बोला जाता है, जो उनके कानून चलते हैं अलग ही, है ना, उनको उलमा कहते हैं। फतवा से क्या आशय है? अनिश्चय की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहते हैं। ठीक है, कि वो जो बोल दें वो फतवा, मतलब एक तरीके का क्या कहना चाहिए, कोई घोषणा कर देना, वो फतवा कहलाता कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, ऐसा। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक से क्या आशय है? 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहलाता था। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकाली। इनका भी जो धर्म है वो जो ईसाइयों का धर्म है वो भी 2 भागों में बटा हुआ था और उस धर्म में कई विकृतियां आ गई थी, तो उसको सुधारने के लिए नया धर्म निकाला और आंदोलन किया था वहाँ के लोगों ने। बाकी डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? उत्तर, वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनार देश, इसका हिंदी अर्थ है ओ मेरी प्यारी भूमि, भी लिखा है। फिर आपका प्रश्न है 11, छपी किताबों को लेकर इरैस्मस के क्या विचार हैं? किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ यह नहीं पहुँच जाती? यह बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही, इसमें से बचना चाहिए। ये उनके विचार हैं किताबों के बारे में। फिर चैप बुक से क्या आशय है? पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए चैप बुक शब्द का उपयोग किया जाता है। मतलब इतनी बड़ी बुक, इतनी छोटी बुक कि आपकी जेब के अंदर बन जाए। कुछ बुक होती हैं जो आप बैग में रख के ले जाते हो, बड़ी बड़ी, है ना। कुछ किताबें छोटी होती हैं, उनको पॉकेट मतलब जेब। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते हैं। यह 16वीं सदी की मुद्रण मतलब छापी हुई क्रांति के समय लोकप्रिय थे। आपका इतिहास वाला जो पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम नागरिक शास्त्र यानी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 देखेंगे। इसका अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, आप इसमें कितने नंबर का आ रहा है वो आप ब्लूप्रिंट में देख लेना, मैंने आगे बताया हुआ है, ब्लूप्रिंट जो डाला है। इसमें से कोई बड़ा उत्तर
नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 नंबर का ही आएगा। पूरे पाठ में से सिर्फ 1 नंबर का आंसर आएगा। पहले सही विकल्प, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो बना था वो 1948 में। कब बना था? 1948 में। क्वेश्चन दूसरा, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, अशिक्षा, निरंकुशता या स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव? तो ये आएगा आपका स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, भारत में भी लोकतंत्र है। अभी तो दुनिया में लगभग बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, सारे में तो नहीं बोलेंगे। प्रश्न 3, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष, 24 वर्ष, 21 वर्ष, 26 वर्ष। बताओ क्या है? अच्छा, ये आएगा 18 वर्ष। ठीक है। फिर सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो ये है बेल्जियम में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में है। इनमें से प्रश्न आगे का है, प्रश्न नंबर 5, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है जातिवाद, जागरूकता, शिक्षा या स्वतंत्रता? देखो, शिक्षा भी अच्छी होती है, स्वतंत्रता भी अच्छी है, जागरूकता भी अच्छी है। जागरूकता मतलब आप अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में समझना। और जातिवाद बुरा होता है, जैसा कि शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े लोग जो हैं वो जूझते ही हैं। अभी आप तो बच्चे तो इतना नहीं समझते हैं, तो इसमें जातिवाद आएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, ये है बेल्जियम में। ठीक है, ये आपके सही विकल्प खत्म हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है इसमें एक वाक्य में, भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियां बताइए। भारत में, ठीक है, भारत में कैसा माहौल है उस हिसाब से इनकी चुनौतियां अलग हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग माहौल होता है तो अलग अलग चुनौतियां होती हैं। इसमें है सामाजिक व आर्थिक असमानता। ठीक है, भारत एक बहुत विशाल देश है, तो खान पान, रहन सहन, सब तरीके की अलग अलग असमानता है। प्रश्न नंबर 2, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, एक जाति है वहाँ पे सिंहली जाति है। ठीक है, तो उनका बड़ा हिस्सा है वहाँ पर। लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम हुआ उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। वैध मतलब कानूनी शासन, जो सही है वो वैध। प्रश्न 4, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने ओटी में ऊपर देखा, बेल्जियम में। प्रश्न नंबर 5, बहुसंख्यावाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ, कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। 2 जाति के लोग वहाँ पे रह रहे थे। प्रश्न 6, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जिनेवा में। अब हम आगे पढ़ेंगे सही जोड़ी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। सामुदायिक सरकार कहाँ पर बनी थी? बेल्जियम में। बहुसंख्यावाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं, यहाँ पर फ्रेंच और डच बोली जाती है। 5, श्रीलंका गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2000
1909 में। ये आपकी सही जोड़ी खत्म हो गई है। अब इसका अध्याय दूसरा संघवाद। इसमें से भी बच्चों सिर्फ 1 नंबर का आ रहा है ना, तो इसमें भी हम सिर्फ यही देखेंगे। बेल्जियम में सरकार है संघीय सरकार। देखो संघीय सरकार में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे एक देश है वहाँ पर केंद्र सरकार अलग होती है और राज्य सरकार अलग होती है, 2 अलग अलग होते हैं, संघ और केंद्र। ठीक है, वो 2 तरह की जो सरकार होती है वो संघीय सरकार कहलाती है। कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? विदेशी मामले, समय, बैंकिंग, मुद्रा या कानून? तो कानून नहीं है। केंद्र सूची मतलब जिसमें मान ले अगर अपने देश की बात हो रही है तो केंद्र मतलब प्रधानमंत्री, यानी कि अभी मोदी जी है ना, तो ये कानून राज्य सरकार अपने अपने बनाते हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं। स्थानीय शासन मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे एक ज़िले की, एक शहर की, है ना, तो एक शहर में क्या होता है, नगर निगम और नगर पालिका। जो छोटी सिटी होती हैं उनमें नगर पालिका होती है। इनकी एक लिमिट होती है कि इतनी जनसंख्या है तो नगर निगम होगा, इतनी जनसंख्या है तो नगर पालिका होगी, है ना। जैसे इंदौर बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ नगर निगम है, शिवपुरी बहुत छोटा शहर है तो वहाँ नगर पालिका है, तो ये आएगा नगर निगम। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, कौन करता है? न्यायालय। कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची मतलब जो राज्यों की गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो। तो शिक्षा, कृषि, व्यापार में से सुरक्षा आएगा इसमें। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। फिर है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 2, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था डैश डैश संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। खालिस्तान में क्या आएगा? 73वां 73। ग्राम पंचायत के मुख्य को डैश डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सरपंच, है ना, गांव में जो पंचायतें होती हैं उसके मुखिया को। नगर का प्रमुख डैश डैश कहलाता है, कौन? महापौर। कौन कहलाता है? नगर का, जो नगर पालिका होती है, सॉरी नगर निगम होते हैं, उनका जो मुखिया होता है उसको महापौर कहा जाता है। संविधान का रखवाला डैश डैश कहलाता है, संविधान का रखवाला होता है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में संघ सूची में 97 मतलब 97 विषय हैं। सही जोड़ी बनाइए। संघ सूची का विषय क्या है? संचार। ये जो विषय दिए हुए हैं आपको इसमें से ही देखना है ना। राज्य सूची, तो राज्य सूची का विषय है कृषि, क्या है? कृषि। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में आती है शिक्षा। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं कानून। नगर निगम में कौन होता है? महापौर। और ग्राम पंचायत में कौन होता है? पंच होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सही जोड़ी। अब आपका अध्याय 3, ये आपका हो गया 2 चैप्टर तक हो गया। लोकतंत्र और विविधता। बच्चों इसमें से भी है ना सिर्फ 1 नंबर का आ रहा है, तो इसमें भी हमारा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नंबर 2, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं 6। प्रश्न 3, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था 1954
से 68 तक, 68 तक। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोसा है, ये दोनों कौन है? ये रूस के खिलाड़ी हैं, जापान के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के धावक हैं या चीन के खिलाड़ी? ये अमेरिका के धावक हैं। ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोसा ने जीता स्वर्ण और कांस्य। अब आपका आगे का क्वेश्चन है सत्य व असत्य। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है तो अपने को करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल सही है ये। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। हम हमारी राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं कि हिंदी है ना, लेकिन राष्ट्रीय धर्म तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? कोई हिंदू है तो वो बोलेगा हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है तो बोलेगा हमारा धर्म मुस्लिम है ना। लोकतंत्र में दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आशय है, आवश्यक है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक है, सही है, आवश्यक है, होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, असत्य है। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1986 में उभरा, ये सत्य है। टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोसा एफ्रो अमेरिकी थे, सही है। फिर आपका है ये सही खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डैश डैश देश है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मैक्सिको ओलंपिक डैश डैश ईस्वी में हुआ, ये 1968 ईस्वी में हुआ। लोकसभा डैश डैश प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीलंका में डैश डैश पर भेदभाव है, भाषाई और धार्मिक आधार है ना। श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक आधार पर भेदभाव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। फिर आपका है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक ये है अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ, उत्तर है नस्ल व रंग के आधार पर भेदभाव के कारण अमेरिका में यह आंदोलन 1966 यानी 1966 से शुरू हुआ और 1975 तक चला। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है एफ्रो अमेरिकन कौन है, तो इसका उत्तर है अश्वेत अमेरिकी, जिन्हें 17वीं से 19वीं सदी तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया। प्रवासी से तात्पर्य है, प्रवासी से तात्पर्य है विदेशों में रहते हुए अपने देश का नागरिक बने रहना। देखो अभी मोदी जी बाहर गए थे दूसरे देशों में, तो बहुत सारे नागरिक उनसे मिलने आए थे, तो समाचार में बोला जा रहा था ना प्रवासी भारतीय प्रवासी। कई बार आपने सुना होगा प्रवासी भारतीय, मतलब कोई विदेश में रह रहा है और भले ही वो 50 साल से रह रहा है तो भी वो भारत का है और अमेरिका में रह रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वहाँ प्रवासी है। ठीक है। बहुल समाज से तात्पर्य, बहुल समाज से तात्पर्य है एक से अधिक समुदायों से मिलकर बना समाज। फिर प्रश्न 5वां, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध, नस्ली मतलब गोरा काला इस टाइप से, विरुद्ध अमेरिका में किसने आंदोलन चलाया था? मार्टिन
लूथर किंग ने चलाया था। किसने चलाया था? मार्टिन लूथर किंग ने चलाया था। फिर आपका ये है सही जोड़ी। सही जोड़ी में भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आश्वेत शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। किससे प्रदर्शित किया गया है? ये है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ। तीसरी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में भागीदारी होती है। फिर चौथा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता है। दक्षिण अफ्रीका का संबंध डॉक्टर नेल्सन मंडेला से है। ये वहाँ के बहुत बड़े नेता थे। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी को बोला जाता है, वैसे नेल्सन मंडेला वहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के। और वहाँ पर आज़ादी के लिए इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने आंदोलन छेड़ा था। उसके लिए उनको कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब आपके लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि 2 नंबर के आएंगे। वैसे तो इसमें से 1 नंबर का ही आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? समाज में रंग एवं कर्म के आधार पर व्यक्ति का विभाजन वर्ण व्यवस्था थी। प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। प्रश्न नंबर 2, शहरीकरण क्या है? ग्रामीण क्षेत्र से काम एवं रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाना एवं उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होना शहरीकरण कहलाता है। देखो, गांव में खेतीबाड़ी होती है, फैक्ट्रियां नहीं होती हैं, और शहर में फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ पर लोग बाग आ करके रहने लग गए हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ने लगी है। उसको कहते हैं शहरीकरण। रंग। प्रश्न नंबर 3, रंग भेद क्या है? उत्तर, श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों के साथ बुरा व्यवहार एवं भेदभाव करना ही रंग भेद होता है। बच्चों, ये क्या है? जैसे दूसरे देश हैं, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ये 2 जातियाँ मानते, गोरी और काली। आप समाचार सुनना, उनमें कई बार इन लोगों के विवाद आते रहते हैं कि श्वेत लोगों ने अश्वेत को मारा, है ना, तो वो है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र में विविधता से तात्पर्य है। उत्तर, विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना लोकतंत्र में विविधता कहलाती है। फिर प्रश्न नंबर 5, समरूप समाज क्या है? उत्तर, समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक व जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। अब ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पितृ प्रधान व्यवस्था को समझाइए। पितृ प्रधान व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें पुरुष परिवार का प्रधान होता है। पिता के माध्यम से वंश की रेखा का पता लगाया जाता है। पुरुषों को उनके द्वारा किए जाने वाले काम और समाज में उनकी पकड़ के मामले में अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें उन्हें महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति मिलती है। पितृ प्रधान व्यवस्था में पुरुष परिवार, समाज एवं राज्य में अपने नेतृत्व के बल पर शासन करता है तथा सारे निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ पितृ प्रधान व्यवस्था है। फिर आपका है प्रश्न नंबर 2, दीर्घ उत्तरी में प्रश्न नंबर 2। ये आपका है, घरेलू हिंसा कानून अपराध है। व्याख्या कीजिए।
भारत में कई घरेलू हिंसा कानून हैं। सबसे शुरुआती कानून दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम है, मतलब आप दहेज नहीं ले सकते, जिसमें दहेज देने और प्राप्त करने के कार्य को अपराध बना दिया है। इस कानून को मजबूत बनाने के लिए 1986 में 2 नई धाराओं को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया। सबसे हालिया कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना है। महिलाओं के ऊपर हमला, शारीरिक शोषण, मनोवैज्ञानिक शोषण, सामाजिक शोषण, ये सब कानून अपराध है। फिर आगे प्रश्न नंबर 3, नारीवाद आंदोलन को समझाइए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनेक आंदोलन किए तथा अनेक संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक यानी कानूनी दर्जों को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। महिला आंदोलनों से औरतों ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये हो गया आपका। अब है प्रश्न नंबर 4, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है। समीक्षा कीजिए, मतलब बताइए। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या केवल 11 से 18% है। इसका मुख्य कारण भारत में महिलाओं का साक्षरता दर में कमी होना है। उसी प्रकार भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 5% रहा है, परंतु धीरे धीरे स्थानीय निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। स्थानीय सरकारी निकायों में 1/3 सीटें पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अभी एक प्रश्न भी आया था कि कहाँ पर आरक्षित है, ठीक है। तो स्थानीय सरकारों में है, नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से महिलाओं का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बढ़ने लगा है। अब बेहतर तरीके से नेतृत्व करने लगी हैं तथा देश के विकास में भागीदारी बन रही है। प्रश्न नंबर 5, सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है। समझाइए। सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष समुदाय दूसरे समुदाय की हर कीमत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। सांप्रदायिकता समाज के लिए बहुत ही घातक है। सांप्रदायिकता से समाज में विघटन पैदा होता है। दो समुदायों एवं धर्मों के बीच अविश्वास पैदा होने से सामाजिक दूरियां बढ़ने लगती हैं। कभी कभी कलह इतना बढ़ जाता है कि वह भीषण दंगों का रूप धारण कर लेता है, जिसमें समाज एवं देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये आपका पार्ट हो गया है सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का पार्ट 3 तक। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 4 जाति और धर्म लैंगिक मामले पढ़ेंगे। जब तक आप आगे की वीडियो भी देख करके रिवीजन करना। आप लोग खाना खाते खाते भी वीडियो चला के सुन सकते हैं, तो सुन के भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अब समय कम बचा है पेपर में, तो समय का सदुपयोग आप लोग करें और दूसरों को भी बताएं।